एक पूर्व नॉर्थ कोरियन बॉडीगार्ड ने कुछ ऐसा बताया। 북한의 경호원들은 한 3만 명 넘어 됩니다. 전 세계적으로 특각, 자기 집이 제일 많은 건 아마 김정은이 받겠죠. भागने से पहले उसने वहां लगभग 10-12 साल काम किया, लेकिन असल में वो वॉनसोन में रहते। ये एक ऐसा महल है जहां नॉर्थ कोरिया के बड़े अफसर भी नहीं घुस सकते। इस सेंट्रल विला में रात 10 बजे के बाद गाड़ियां आनी शुरू हो गई। ढेर सारा खाना, महंगी शराब और सिगार, और साथ में लड़की। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं, आपकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल है। आप हर सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं और दिन के आखिर में घर लौटकर अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं। आपकी दुनिया छोटी है, लेकिन आपको लगता है कि यही पूरी दुनिया है। आपको सिखाया जाता है कि आपका देश सबसे महान है और आपका नेता सिर्फ एक नेता नहीं है, वो तो एक भगवान है। वो आपकी हर समस्या का समाधान है, वो आपको देख रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, और वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। बेला नाम की एक लड़की भी इसी दुनिया में बड़ी हो रही थी। 봤던 적 있어요. 제가 어릴 때 생각했던 김정은의 김씨일가는 정말 उसके स्कूल में हर दिन बच्चों को लाइन में खड़ा करके किम परिवार की तस्वीरों के सामने झुकने को कहा जाता था। बच्चे गाने गाते थे जिनमें नेता की तारीफ होती थी। हर सुबह एक ही रूटीन था, तस्वीर साफ करना, सलाम करना और ये मानना कि यही सबसे बड़ी चीज है। बेला को कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि सवाल कैसे पूछा जाता है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो कुछ भी वो आज तक देखते सुनते आई थी, क्या वो सब सच है भी या नहीं। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि जब वो मरेगी तो वो एक तितली बनकर अपने नेता के पास उड़ना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी एक ऐसे भ्रम में जी रही है जहां सच का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि बेला ऐसा सोचती थी, सबसे डरावनी बात यह है कि उसे ये कभी पता ही नहीं था कि वो किस तरीके के भ्रम में जी रही है। क्योंकि जब आपको बचपन से सिर्फ एक ही कहानी सुनाई जाती है तो आप उसी को सच मान लेते हैं, और यही नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी ताकत है, लोगों को कहानियां सुनाकर सच से दूर रखना। अगर आप बाहर से नॉर्थ कोरिया को देखेंगे तो ये एक बेहद मजबूत और अनुशासित देश लगता है। टीवी पर आपको भव्य सैन्य परेड दिखती है, हजारों लोग एक साथ एकदम परफेक्ट तालमेल में चलते हुए दिखते हैं। लोग अपने नेता के लिए खुशी खुशी नारे लगाते हैं, उनकी आंखों में गर्व और उत्साह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा देश है जहां हर कोई खुश है, जहां कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन। असलियत यह है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहां लोगों को सच देखने ही नहीं दिया जाता। यहां पर इंटरनेट का मतलब वो नहीं है जो हम और आप समझते हैं। यहां का इंटरनेट पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है। लोग सिर्फ वही वेबसाइट देख सकते हैं जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती है, यानी प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया जैसा कुछ भी नहीं है, और अगर किसी ने बाहरी दुनिया की जानकारी पाने की कोशिश की तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। यहां तक कि मोबाइल फोन भी सुरक्षित नहीं है। हर कॉल, हर मैसेज, हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि फोन में ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हर मिनट में स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि यूजर क्या कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो सरकार के हिसाब से गलत है या उसके खिलाफ है तो वो ऑटो करेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं है, एक ऐसी रियलिटी है जिसे अलग से डिजाइन किया गया है। यहां लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, वही सोचते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, और वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है। और जब पूरी जिंदगी आपको एक ही कहानी सुनाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है आप उसे सच मानने लगते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। नॉर्थ कोरिया की राजनीति को समझना हो तो आपको यह समझना होगा कि यहां सत्ता सिर्फ एक परिवार के हाथ में है। किम इल सुंग से शुरू होकर किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक, ये एक ऐसी विरासत है जो सिर्फ सत्ता नहीं है बल्कि एक तरह की देवत्व की छवि भी साथ लेकर चलती है। यहां लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता कि किम परिवार उनके नेता हैं, बल्कि ये तक बताया जाता है
कि वे असाधारण हैं, लगभग भगवान जैसे। स्कूलों में बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि कैसे किम इल सुंग ने देश को बचाया और कैसे किम जोंग इल ने चमत्कार किए और कैसे किम जोंग उन देश के रक्षक हैं। हर घर में उनकी तस्वीर होती है जिसे रोज साफ करना जरूरी होता है। अगर किसी ने इस नियम का पालन नहीं किया तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध माना जाता है। ये सब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक मानसिक ढांचा है जो लोगों के दिमाग में गहराई से बैठाया जाता है। बेला जैसे बच्चे इसी माहौल में बड़े होते हैं, उनके लिए ये सब सामान्य है। वे ये नहीं सोचते कि ये अजीब है क्योंकि उन्होंने कभी कुछ और देखा ही नहीं है इसके अलावा। यही कारण है कि बेला ने अपने नेता को भगवान माना। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का एक परिणाम था। ये कल्ट ऑफ पर्सनालिटी इतना मजबूत है कि लोग सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि विश्वास की वजह से भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और जब डर और विश्वास दोनों मिल जाते हैं तो सिस्टम और भी मजबूत हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में एक समय ऐसा भी आया जब लोग भूख से मरने लगे। इस दौर को आर्डुअस मार्च कहा जाता है। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जहां हजारों लोग, शायद लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। लोगों ने जिंदा रहने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने घास खाई, पेड़ों की छाल खाई, जंगली पौधे खाए। बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए, उनके शरीर कमजोर हो गए, कई लोग बीमारियों से मर गए क्योंकि अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी, बिजली नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा था जब सरकार अपने हथियारों और सेना पर भारी खर्च कर रही थी। एक तरफ लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा था। यह विरोधाभास नॉर्थ कोरिया की सच्चाई को उजागर करता है। यह दिखाता है कि यहां प्राथमिकता लोगों की जिंदगी नहीं है बल्कि सत्ता और ताकत है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बहुत से लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि यह सब कुछ सामान्य है और उनका देश अभी भी सबसे महान है। एक पूर्व नॉर्थ कोरियन बॉडीगार्ड ने कुछ ऐसा बताया जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। यह वो बॉडीगार्ड था जो पहले किम परिवार की सुरक्षा में 17살에 974라고 하는 김정일 경호부대에 이제 입대를 했어요. 이 당증을 가지고 이제 전역을 하면 대학에서 보고서 깜짝 놀라요. 원산 특각에서. उसने बताया कि वो साल 2016 में नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग गया था। भागने से पहले उसने वहां लगभग 10-12 साल काम किया। 북한의 경호원들은 한 3만 명 넘어 됩니다. 전 세계적으로 특각, 자기 집이 제일 많은 건 아마 김정은이밖에 없을 거예요. वो किम की कार के साथ चलने वाली यूनिट में काम किया करता था। उसने बताया कि किम के पास लगभग 30,000 गार्ड्स हैं और वो सब किम की सुरक्षा में ही लगे रहते हैं। माना जाता है कि किम के पास दुनिया की सबसे प्राइवेट विला है। नॉर्थ कोरिया में जो सबसे अच्छे विला हैं या वो विला जो नेचर के बेहद करीब हैं, वो सब किम के हैं। सोल्जर्स उन सभी विला को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जिए या मरे, उनका काम है किम और उनके परिवार को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी गलती से सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है तो उन्हें भी अपनी जान देनी पड़ेगी। जब उससे पूछा गया कि विला कैसा होता है और वहां क्या होता है तो उसने बहुत सारी बातें बताई। उसने बताया कि वो एक आलीशान विला है। नॉर्थ में उतना बड़ा विला बस एक आदमी के लिए बना हुआ है, वो आदमी और उसका परिवार। वॉनसॉन विला वो जगह है जहां किम का पूरा परिवार रहता है। लोगों को लगता है कि वो प्योंगयांग में रहता है, लेकिन असल में वो वॉनसॉन में रहते हैं। ये एक ऐसा महल है जहां नॉर्थ कोरिया के बड़े अफसर भी नहीं घुस सकते, यहां तक कि उनका परिवार और भाई बहन भी नहीं जा सकते। ये विला चीन बॉर्डर के बेहद करीब है, जहां कोई और नहीं जा सकता। चीन के इतने करीब होने की वजह से यहाँ कोई प्लेन या मिसाइल नहीं गिर सकता। किम जोंग उनके इस पूरे विला का एक सेंटर है जहां उसके बच्चे तक नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ दोस्त और प्लेजर स्क्वाड के लोग ही जा सकते हैं। इस सेंट्रल विला में रात 10 बजे के बाद गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। लोग उतरते और अंदर जाते और फिर रात 3 बजे तक पार्टियां चलती। ढेर सारा खाना, महंगी शराब और सिगार और साथ में लड़कियां। पूर्व गार्ड ऐसा बताता है कि वहां सबका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। सबको ऐसा समझा दिया जाता है कि हमारे लीडर को आराम चाहिए और इसके लिए नॉर्थ कोरिया की सबसे सुंदर लड़कियों को बुलाया जाता है। वो नाचती, गाती
और परफॉर्म करके दिखाती। इन सभी लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल तक होती है। ये सभी माइनर होती हैं। इनका हर प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद ही उन्हें अंदर लाया जाता है। सबको विला के अंदर लेकर आया जाता है और हर किसी को एक रूम असाइन किया जाता। वो वहीं रहती। एक बार लीडर यहां आ जाते तो किसी को इस विला से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो वहां 2 से 3 महीने तक इंतजार करती और जब किम उन्हें बुलाता तो वो उनके पास जाती। वो हर वो चीज करता जिससे करके उसे मजा आए। उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा खाना और शराब होती। कुल 5 या 6 लोगों के लिए 30 से 40 लड़कियों को लाया जाता और नॉर्थ कोरिया के लोगों को क्या बताया जाता कि वो हमेशा काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए सिर्फ उसकी राजनीति या उसकी गरीबी को समझना काफी नहीं। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए सिर्फ उसकी राजनीति या उसकी गरीबी को समझना काफी नहीं है। आपको उसके सबसे मजबूत हथियार को समझना होगा, यानी कि डर। यहां डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा ढांचा जो हर इंसान के अंदर बैठा दिया गया है। कल्पना कीजिए, ये आप अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कौन आपको सुन रहा है। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, यहां तक कि आपका अपना कोई जानने वाला भी सरकार के लिए मुखबरी कर सकता है। और अगर आपने कुछ गलत कह दिया तो उसका अंजाम सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। यहां सार्वजनिक सजाएं भी दी जाती हैं। लोगों को सबके सामने खड़ा करके सजा दी जाती है ताकि बाकी लोग देख सकें और डर सकें। यह सिर्फ सजा नहीं है, ये एक तरीके की चेतावनी है कि अगर किसी ने भी ऐसा किया या करने की सोची तो उसका भी यही हाल होगा। इसी डर की वजह से लोग चुप रहते हैं। वे सवाल नहीं पूछते, वे विरोध नहीं करते, वे सिर्फ वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। यहां खामोशी ही सर्वाइवल है और यही वजह है कि यह सिस्टम इतने सालों से टिका हुआ है। नॉर्थ कोरिया में कंट्रोल सिर्फ बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। यहां आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े हिस्से पर नजर रखी जाती है। आप क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, सब कुछ तय किया जाता है। मान लीजिए आप एक फिल्म देखना चाहते हैं। अगर वो फिल्म सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है तो आपके लिए अपराध हो सकता है। अगर आपने दक्षिण कोरिया का कोई ड्रामा देख लिया या के-पॉप जैसा कोई गाना सुन लिया तो आपको सख्त सजा मिल सकती है। यहां तक कि कुछ मामलों में लोगों को सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। मोबाइल फोन भी यहां आजादी का जरिया नहीं बल्कि निगरानी का साधन है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में ऐसे सिस्टम होते हैं जो समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि यूजर क्या कर रहा है। अगर कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो उसे तुरंत रिपोर्ट किया जाता है। यहां तक कि भाषा भी कंट्रोल की जाती है। कुछ शब्दों का इस्तेमाल मना होता है, कुछ एक्सप्रेशंस बदल दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे इंसान की सोच भी उसी दिशा में ढलने लगती है जो सरकार चाहती है। इसका सबसे खतरनाक असर यह है कि इंसान अपनी खुद की सोच खो देता है। कि वो वही सोचता है जो उसे सिखाया जाता है। उसकी इच्छाएं, उसके सपने, सब कुछ उसी फ्रेम में ढल जाता है जो उसके लिए बनाया गया है। और जब किसी इंसान की सोच ही कंट्रोल हो जाए तो उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है, फिर कुछ बचता ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इस सिस्टम में जो लोग ऊपर हैं, जो सत्ता के करीब हैं, वे सुरक्षित होंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। यहाँ कोई भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि सत्ता के सबसे करीब रहने वाले लोग भी नहीं। किम जोंग उन के शासन में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां बड़े बड़े अधिकारियों को अचानक गायब कर दिया गया, उन्हें सजा दे दी गई। सबसे चर्चित मामला था उनके अपने चाचा का, जिन्हें देशद्रोह के आरोप में सजा दी गई। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, एक संदेश था। एक संदेश था कि इस सिस्टम में कोई भी अछूता नहीं है। अगर आप सत्ता के खिलाफ गए या आपको खतरा माना गया तो आपका अंजाम तय है, चाहे आप कितने ही ताकतवर क्यों न हो। इस तरह का माहौल एक कांस्टेंट फियर क्रिएट करता है। यहां लोग सिर्फ जनता से नहीं डरते बल्कि एक दूसरे से भी डरने लगते हैं। हर कोई खुद को बचाने में लगा रहता है। भरोसा एक लग्जरी बन जाता है जो वहां मौजूद ही नहीं है। ये सत्ता का ऐसा खेल है जहां नियम हर पल बदल सकते हैं। आज जो व्यक्ति सबसे ताकतवर है, कल वही गायब हो सकता है। और यही अनिश्चितता इस सिस्टम को और भी खतरनाक बनाती है। बेला की कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। उसकी मां ने एक दिन फैसला किया कि वो इस देश से भाग जाएगी।
लेकिन यह फैसला लेना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था इसे अंजाम देना। बेला, जो बचपन से इस सिस्टम में पली बढ़ी थी, अपनी माँ के इस फैसले को समझ नहीं पाई। उसने अपनी माँ को देशद्रोही कहा। उसके लिए यह सब गलत था, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि अगर वे नहीं भागे तो उनकी जिंदगी हमेशा इसी कैद में रहेगी। एक रात अंधेरे में वे घर से निकले। सामने एक जमी हुई नदी थी, जो उनके और आज़ादी के बीच की आखिरी दीवार थी। ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा और हर पल पकड़े जाने का डर। उन्होंने उस नदी को पार किया, हर कदम पर यह सोचते हुए कि अगर वे फिसले, अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब बेला को अपने पिता को पीछे छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ एक देश छोड़ना नहीं था, ये अपने परिवार का एक हिस्सा छोड़ना था, क्योंकि ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें चीन के रास्ते जाना पड़ा, जहां खतरे कम नहीं थे। खास करके महिलाओं के लिए ये रास्ता और भी खतरनाक था। तस्करी, शोषण, जबरदस्ती शादी जैसी घटनाएं आम थीं। ये भागना सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक जंग थी आज़ादी और जिंदगी के बीच। जब बेला आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंची तो उसने पहली बार एक ऐसी दुनिया देखी जो उसके लिए पूरी तरह नहीं थी। उसने पहली बार बिना डर के खाना खाया। पहली बार उसने ऐसी फिल्में देखी जिनमें सरकार का प्रचार नहीं था, प्रोपेगेंडा नहीं था। पहली बार उसने लोगों को खुलकर हंसते हुए देखा। लेकिन ये सब उसके लिए आसान नहीं था। यह आज़ादी एक झटके की नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असली है या नहीं। उसकी पूरी जिंदगी इस सच पर आधारित थी। वो एक झूठ निकला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जो कुछ उसने अब तक देखा वो सिर्फ एक सीमित दुनिया थी। बाहर की दुनिया उससे कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा सच्ची थी। यह एहसास जितना आजाद करने वाला था, उतना ही दर्दनाक भी था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी पूरी जिंदगी एक भ्रम में बीती थी। बेला के लिए सबसे कठिन पल वो था जब उसने ये स्वीकार किया कि उसकी जिंदगी सामान्य नहीं थी। जो कुछ उससे सिखाया गया था वो सब एक योजना का हिस्सा था, लोगों को कंट्रोल में रखने की योजना। नॉर्थ कोरिया का पूरा सिस्टम इस बात पर टिका है कि लोगों को सच से दूर रखा जाए, क्योंकि सच में ताकत होती है। अगर लोगों को पता चल जाए कि बाहर की दुनिया कैसी है, कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वे सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। इसलिए वहां जानकारी को सख्ती से रोका जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जानकारी अंदर लाने की कोशिश करते हैं। USB ड्राइव्स, फिल्में, गाने, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे लोगों की सोच बदल सकती है। और यही वजह है कि सच इस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नॉर्थ कोरिया की स्थिति को दुनिया ने नजरअंदाज नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया था। उन्होंने रिपोर्ट्स में बताया कि यहाँ किस तरह लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इस पर कार्रवाई करना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु शक्ति है और कोई भी देश सीधे टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि स्थिति सालों से बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया चुप है। कई संगठन वहाँ के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। और ये सवाल उठाती है कि हम एक समाज के रूप में क्या सही मानते हैं। इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद अभी भी जिंदा है। जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर गए हैं, वे अपनी कहानियां दुनिया को बता ही रहे हैं। वे दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर भी जो लोग हैं वो हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि ब्लैक मार्केट के जरिए चीजें चल रही हैं। वहाँ जानकारी धीरे धीरे फैल रही है। लोग छोटे छोटे तरीके ढूंढ रहे हैं सिस्टम से लड़ने के। और यही सबसे बड़ी बात है, इंसान की इच्छा, आज़ादी की इच्छा, सच जानने की इच्छा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान के अंदर की आग बुझाना आसान नहीं है। और जब ये आग जलती है तो बदलाव की शुरुआत होती है। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे थे बजर बट्टू, दुनिया का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है ड्रोन दृष्टि।